नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो में। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हुआ है या इस्लाम के प्रचार का मेगा फेस्टिवल, जिसके मंच पर हिंदुस्तान का भगोड़ा प्रवचन देगा? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि अपनी हेट स्पीच से आतंकी तैयार करने वाला भारत का मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक कतर वर्ल्ड कप में रिलीजियस लेक्चर्स के लिए बुलाया गया है। लेकिन सवाल जितना कतर पर उठ रहा है, उससे कहीं ज्यादा उंगलियां भारत के लिबरल इकोसिस्टम पर उठ रही हैं। हेट स्पीच के नाम पर भारत में हंगामा खड़ा करने वाले इकोसिस्टम में जाकिर नाइक पर बिल्कुल सन्नाटा है। कोई भी बड़ी बात मान ही नहीं रहा, इसको बिल्कुल चुप्पी सी बनी हुई है। इकोसिस्टम जाकिर नाइक को वर्ल्ड कप में न्योता मिलने पर रटे रटाए बयान से संतुष्ट है। बयान है कि कतर से भारत सरकार बात कर ले, हमें क्या। कमाल है भाई। भारत में कोई मसला होगा तो यही लोग सोशल मीडिया के पन्ने रंग देते हैं। कुछ लोग तो फैक्ट चेक करने लगते हैं, नॉट इन माय नेम जैसे कैंपेन भी शुरू कर देते हैं। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या जाकिर नाइक को लेकर पैसे वाले इस्लामिक देश कतर पर चुप्पी माफ कीजिएगा, इनकी आइडियोलॉजिकल मजबूरी है? फीफा यानी कि वर्ल्ड कप आयोजन करने वाली जो बॉडी है, फीफा के आयोजन में कतर के नफरती खेल पर सन्नाटे के पीछे आखिर कौन सी सोच है? भारत राई का पहाड़ बनाने वाले कतर में जिहादी जाकिर पर इतने चुप क्यों हैं? आखिर क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। जाकिर नाइक को फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान कतर में इनविटेशन आधिकारिक है या नहीं, ये तो अब तक साफ नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि वो वहां होस्ट किया जा रहा है, उसे प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। इस्लामिक उपदेश के नाम पर उसे हेट स्पीच देने का खुला मंच दिया जा रहा है। और जाकिर नाइक है कौन, ये बताने की मुझे लगता नहीं यहां हिंदुस्तान में किसी को भी जरूरत है। हिंदुओं के बारे में इनका रवैया क्या रहता है, ये इनकी स्पीचेस से बहुत जाहिर है। बल्कि पाकिस्तान में भी अगर कोई मंदिर टूटता है तो कहते हैं भाई हिंदू का मंदिर क्यों इस्लामिक देश में? तो ये तो इनकी कट्टरपंथी सोच है। जाकिर नाइक को वर्ल्ड कप के दौरान बुलाया जाना क्यों नॉर्मल नहीं माना जा सकता, इसे समझने के लिए आपको उसकी जहरीली बातों को एक बार रिवाइंड करके सुनना चाहिए। आप दर्शकों के लिए मैंने उसकी कुछ पुरानी साउंड बाइट्स निकाली हैं। कम से कम ये सुनकर आप समझ पाएंगे कि ये तो उसकी कम जहरीली बाइट्स हैं। जो असल जहर है वो तो हम टेलीविजन पर चला भी नहीं सकते। Terrorizing the terrorist. If he is terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I am with him. Every Muslim should be a terrorist. और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख, और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर, या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे। हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे? सर एक्चुअली मैं बेसिक लेवल से स्टडी कर रही हूँ, मैं और बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। जाकिर नाइक की जिहादी सोच ने भारत के साथ साथ कई देशों में आतंकवादियों की फौज खड़ी की है। 2016 में बांग्लादेश में आतंकी हमले के 2 हमलावर जाकिर नाइक की स्पीच सुनकर आतंकी बने थे। ये मैं नहीं कह रही, ये बांग्लादेश की पुलिस और सरकार कह रही है। 2019 में ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में आतंकी हमला करने वाला जाकिर नाइक से प्रभावित हुआ था। ये मैं नहीं कह रही, ये श्रीलंका का बयान है।
2016 के बांग्लादेश आतंकी हमले के बाद भारत ने जाकिर नाइक पर शिकंजा कसना शुरू किया। 2016 में जब भारत ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, तब वो मलेशिया में था। भारत में एक्शन होता देखकर वो मलेशिया में ही रुक गया। 2019 में जाकिर नाइक को मलेशिया में स्थायी रूप से रहने की इजाजत भी मिल गई। मई 2020 में भारत ने जाकिर नाइक की एक्स्ट्राडिशन के लिए मलेशिया से अपील की है, लेकिन मलेशिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं, मलेशिया में वो स्थायी रूप से रह जरूर सकता है, लेकिन मलेशिया में भी वो पब्लिक स्पीच नहीं करता और उसे इसकी इजाजत नहीं है। यानी कि एक इस्लामिक देश में भी उसकी स्पीचों पर, उसकी स्पीचेस पर रोक है। लेकिन यहां का इकोसिस्टम जाकिर नाइक के बारे में कुछ भी नहीं कहेगा। हाथ कांप जाएंगे इनके, रूह कांप जाएगी। 2022 में भारत के गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF पर 5 साल के लिए बैन भी लगाया है। 2016 के बाद से जाकिर नाइक के लिए भारत में कोई जगह नहीं बची। लेकिन मैंने आपसे एक इकोसिस्टम का जिक्र किया था। इस इकोसिस्टम की जड़ें ग्लोबल हैं, यानी पूरे विश्व में फैली हुई हैं। और इसलिए जाकिर नाइक जैसे लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं, जिसका हेट स्पीच सुनकर लोगों के आतंकी बनने का आरोप है और जो कहता है हर मुसलमान को आतंकी होना चाहिए, ये कहा उसने। ऐसा शख्स भी इस्लाम के नाम पर मलेशिया में शरण पा जाता है और इस्लाम के नाम पर ही कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के आयोजन में एक मंच पा रहा है। ये फुटबॉल देखने जा रहे हैं, फुटबॉल आगे करने जा रहे हैं, खेल से देशों के बीच में मिलाप बढ़ाने जा रहे हैं, या देश को और पूरे विश्व में किसी ना किसी तरीके से इंसान और इंसान के बीच में खाई पैदा करने जा रहे हैं। 2022 में जाकिर नाइक कतर में सम्मान पा रहा है, लेकिन शायद बताने की जरूरत नहीं कि 2014 से पहले उसे भारत में भी सम्मान मिलता रहा है। 2012 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने जाकिर नाइक को शांति का मसीहा साबित करने की कोशिश भी की थी। सुनिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए, इस मुल्क में पहुंच के कोने कोने तक जाना चाहिए। जाकिर नाइक को कतर में मंच मिलने से भारत के पुराने घाव उभर आए हैं और बीजेपी को कांग्रेस को आईना दिखाने का एक मौका मिला है। सुनिए जाकिर नाइक पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। और संस्कृत की प्रख्यात कहावत है मौनम स्वीकृति लक्षणम, यानी मौन स्वीकृति का लक्षण होता है, तो उसको मौन समर्थन दिया है। जाकिर नाइक के विषय में क्या कहा जाए, वो तो कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी एलानिया पब्लिक मंच से शांति का मसीहा कह चुके हैं और आज तक उसके लिए भी रिग्रेट नहीं किया है। तो वो कांग्रेस का असली चेहरा, कि जो आतंकवाद की विचारधारा को पोषित करने वाला व्यक्ति जिसे शांति का मसीहा नजर आता हो, यह कांग्रेस का असली चेहरा। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का पहला सवाल, हेट स्पीच पर भारत को घेरने वाले कतर के जिहादी खेल पर इतने चुप क्यों हैं? सवाल नंबर 2, लिबरल इकोसिस्टम में जाकिर नाइक के हमदर्द मौजूद, इसलिए क्या कतर पर खामोशी है? सवाल नंबर 3, भारत में एक्शन से पहले जाकिर नाइक को शांतिदूत बताने वाले आज कहां हैं, क्या कर रहे हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब देने हमारे साथ मौजूद हैं तारिक फतेह, लेखक, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, अवनीजेश अवस्थी जी, राजनीतिक विश्लेषक, प्रोफेसर कपिल कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, तौसीफ खान भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी।
तहसीन पूनावाला जी, जाकिर नायक की बातें आप देश के कोने कोने में फैलाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी तो 2012 में यही चाहते थे कि ये शांति दूत है और इनका जो संदेश है भारत के कोने कोने में जाना चाहिए। और मैंने कुछ अंश सुनाए उनकी सोच के, उनके बोलों के, जिसमें वो कहते हैं हर मुसलमान को होना ही चाहिए टेररिस्ट, और मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूं। और दूसरी तरफ वो भी कहते थे जाकिर नायक जी कि जहां भी कोई काफिर मिले, यानी कि जो इस्लाम नहीं फॉलो करता, वो मिले तो गर्दन काट दो। मैं पूछना चाहती हूं, आज चुप क्यों हैं आप? मैं बिल्कुल चुप नहीं हूं नाविका जी। मैंने अपने जीवन में आज तक वर्तमान सरकार से ज्यादा कमजोर सरकार अपने जीवन में नहीं देखा, भारत के वर्तमान सरकार से। आपके विजुअल्स में देश के उपराष्ट्रपति वहां कतार के अंदर ऐसा ढोल बजा रहे थे, ढोल 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 बाजे जब जाकिर नायक है। आप सोचे नाविका जी, अगर ओसामा बिन लादेन इस वक्त कतार में होते, अमेरिका के उपराष्ट्रपति वहां होते, हमारे उपराष्ट्रपति ढोल बजा रहे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कतार के साथ हमारे एम्बेसी ने कोई बात की कि जाकिर नायक को भारत में एक्स्ट्राडाइट करे? आखिर है तो भारत के सिटीजन ना। कोई बात करी? कोई बात नहीं करी। कमजोर सरकार है। चलिए मैं आपसे और एक सवाल पूछता हूं। कुछ दिन पहले G20 मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से उन्होंने मुलाकात की। आपको याद है जब ऑस्ट्रेलिया में हमारे बच्चों को मारा गया, उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बात किया था। हमारे हिंदुओं पर अटैक हुआ ब्रिटेन में, क्या प्रधानमंत्री ने ऋषि सुनक से बात की? अरे प्रधानमंत्री से लेके पूरी सरकार कमजोर है। वहां बैठा हुआ है टेररिस्ट जाकिर नायक। आपके पास होती मैडम, कतर छोड़कर आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा सब जगह घूम आएंगे, लेकिन कतर पर जो हो रहा है, दिग्विजय सिंह जी ने कहा, वो उस पर आपके पास जो कह रहा हूं वो उस बात को आप समझिए मैडम। जाकिर नायक एक आतंकवादी है, आतंकवादियों का अक्यूज है, मुसलमानों कोई रहनुमा नहीं है, और भारत सरकार का यह फर्ज बनता है कि उसे ड्रैग करते लाए कतार से। दिग्विजय सिंह ने 2012 में क्या किया, उसकी सजा मुझे बताइए। आज आतंकवादी बुला रहे हैं, आज आतंकवादी बुला रहे हैं। 2012 में तो शांति दूत बुला रहे थे आप। कुछ नहीं कहा मैंने, तब भी मेरे ट्वीट्स 2012 के भी है, मैंने तब भी कहा ये एक रेडिकल इंसान है। ये कहता है सानिया मिर्जा को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, इस तरह के कपड़े, ये एक रेडिकल, और उसकी सजा कांग्रेस को मिल रही है। कांग्रेस को सजा मिल रही है। 8 साल से कांग्रेस हुकूमत में नहीं, जो हुकूमत में है वो ढोल बजा रहे कतार में, ऐसे ढोल बजा रहे दम दम दम। अवनीजेश अवस्थी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब हाल ही में एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको भी पता है, प्रॉफिट के बारे में कुछ कहा गया था, तो क्या ये इकोसिस्टम चुप था? तब इन्होंने क्या छाती नहीं पीटी थी? तब कतर के साथ सुर से सुर नहीं मिलाया था? आज जब कतर में जाकिर नायक है, तो ये इतने चुप क्यों हैं? इनकी आवाज कहां चली गई? इतना शोर मचाने वाले लोग आज इतने हिपोक्रिटिकल? फैक्ट चेकर्स भी? नाविका जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि तहसीन पूनावाला का जो बयान है आज का कि ये सरकार बहुत कमजोर है, ये बात कांग्रेस ऑफिशियली कह सकती है क्या कि ये सरकार बहुत कमजोर है, उसको जाकिर नायक को पकड़ करके ले आना चाहिए? ये कांग्रेस ऑफिशियली ये कह सकती है क्या? अगर नहीं कह सकती तो ज्यादा कमजोर कौन है? ज्यादा कमजोर कौन है? जो सरकार को हर पक्ष पर खींचती है, इस पक्ष पर खींचने की हिम्मत नहीं रखती, तो कमजोर कौन है वास्तव में? पहली बात तो ये। दूसरी बात बड़ी साफ सी है, जो इन्होंने कहा कि वहां पर उपराष्ट्रपति थे, तमाम यहाँ के भगोड़े इंग्लैंड में हैं या किसी और देश में हैं, वहां पर उनसे हमारे राजनयिक संबंध खत्म नहीं हुए। भगोड़े होने का कानूनी प्रावधान होता है, कानूनी प्रावधान के तहत जो भी कार्रवाई की जाती है वो की जाएगी और की जा रही है, और भगोड़े वापस लाए जा रहे हैं, उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। 5 देशों में पीस टीवी बैन हो चुका है, भारत में भी बैन हो चुका है। इसलिए भारत सरकार को कमजोर कहने से पहले आप ये कहिए कि वो कांग्रेस पार्टी जो नाली गंदी होने पर सरकार की आलोचना करती है, कमजोर कहती है, आज वो कांग्रेस पार्टी वो सीना दिखाए ना अपना कि जाकिर नायक जो है उसको गिरेबान से पकड़ के ले आना चाहिए। सीना कैसे दिखाएंगे अवनीजेश अवस्थी जी? राजीव गांधी फाउंडेशन में तो पैसे गए हैं, 50 लाख डोनेशन गई है जाकिर नायक के फाउंडेशन से। और यही सवाल मैं माजिद हैदरी से पूछना चाहती हूँ। माजिद हैदरी, हेट स्पीच क्या कतर में अलग होती है और भारत में अलग होती है?
हेट स्पीच तो हेट स्पीच होती है ना। हेट स्पीच का कोई डेफिनेशन, कोई दायरा सीमित तो नहीं है कि एक धर्म के खिलाफ कहो तो हेट है, दूसरे धर्म के खिलाफ कहो तो वो हेट नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या जाकिर नायक हेट स्पीच वाले पहुंच रहे हैं कतर और उन्होंने हिंदुओं के बारे में और तमाम बाकी धर्मों के बारे में जो कहा है, उसके बाद क्या उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए था? आज इतने चुप क्यों हैं आप? नविका साहब, सबसे पहले तो डॉक्टर जाकिर नायक को खलनायक साबित करने का षड्यंत्र चल रहा है हमारे देश में। देखिए, अभी कुछ लोग बता रहे थे वो आतंकी हैं, आपने भी कहा आतंकी हैं। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ हमारे देश में जबान फिसलने का केस है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। कोई टेरर का केस नहीं है, कोई यूएपीए का केस नहीं है, कोई टाडा का केस नहीं, कोई 302 नहीं, कोई 376 अर्थात रेप नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नायक ना कोई आतंकी यहाँ पे आरोपी है, ना कोई क्रिमिनल आरोपी है, सिर्फ जबान फिसलने का उनका मामला है, जिसके लिए कई जगह उन्होंने माफी भी मांगी। और जिस महिला की हम बात करते हैं उस महिला ने आज तक माफी भी नहीं मांगी। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नायक का वो मामला। दूसरी चीज, तारिक फतेह साहब, जबान फिसल गई जाकिर नायक की तो उन्होंने कहा कि काफिरों के कत्ल कर दो। जबान फिसल गई तो उन्होंने कहा हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए। ये जबान फिसलने का मामला है जिस तरह माजिद हैदरी जी कह रहे हैं? ये दुनिया भर में मुसलमानों का, और जिसे हम अंग्रेजी में इस्लामिज्म कहते हैं या अरबी में अल इस्लामिया कहते हैं, ये उसकी जंग है। और ये जब आप देखते हैं कि यमन में 5 लाख लोग मर गए या सीरिया में, तो ये कोई हिंदू या यहूदी नहीं मारता, ये मुसलमान आपस में लड़ रहे। और ये जंग आपस में है, जिसके अंदर एक ऐसा फुटबॉल कप जिसकी हर डेलीगेट को 40-40 हजार डॉलर रिश्वत दी गई हो, और वहां 6,500 मजदूर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के मर गए हों, वहां जाके आप जब तक उस वर्ल्ड कप को क्रिटिसाइज नहीं करते, आप शर्म आनी चाहिए, चाहे वो कहीं के भी हों। नेपाल से ट्वाइस अ डेली फ्लाइट जाती थी काठमांडू टू अपने कतर, और मरने वालों का आप सोचिए कि 6,500 की मौत हुई और कतर गवर्नमेंट ने कहा 3 लोग मरे हैं। यानी बिकॉज दे वर वर्किंग क्लास पीपल और बाहर में आज शुभ दिन है, मातम ना मनाइए। सर, आप बीच में क्या बोल रहे हैं सर? ये टाई वाई पहनने का कुछ कर दीजिए इंतजाम, बदतमीजी मत किया करें। सर, मैंने कहा शुभ दिन पे मातम ना मनाइए, आज खुशियां मन रही है, फीफा का कप चल रहा है और हमारे देश में भी उसके प्रचार हो रहा है, तो आप मातम क्यों मना रहे हैं? भाई, आप बात से बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, आप कहां से आ गए बीच में? पादरी हैं क्या आप? मौलवी होंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या हैसियत होगी आपकी? मैं सीधी बात कर रहा हूं कि जो नेपाली हिंदुस्तानी पाकिस्तानी में मरे, क्या इनमें हिम्मत है जाके ये मौलाना साहब जो बता रहे हैं गिनतियां सिखाने, चैप्टर 2 लाइन 44 वर्स नंबर 33, और लोग चमक बैठे हैं ऐसे जैसे अरे साहब ये तो एक नया पैगंबर आ गया, ये तो वर्स बाय हार्ट याद करके आया है। यानी हर चीज जिसके अंदर वो अरबों का गुलाम हो सकता था, उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को बनाने की कोशिश की कि तुम्हारी औकात ये है कि तुम नीचे घटिया इंसान हो, ऊपर रहता है वो अरब, उसके तुम जाके हाथ पांव जोड़ो, जो ये जाके करेंगे वहां। अब कतर के अंदर जिस जगह 40-40 हजार डॉलर की रिश्वत देके फीफा के डेलीगेट्स ने बेचा अपनी जगह, जहां लोग मरे, जहां बॉयकॉट चल रहा है, जहां किसी शख्स को वोट देने का हक नहीं है। साहब, आपका क्या लोकल स्टैंड आया है इस बात पे? नहीं, आप बताएं माजिद हैदरी, आपका क्या लोकल स्टैंड आया है? आप कहते हैं जबान फिसल गई, जबान फिसल गई इसलिए कहते हैं कि हिंदुओं के मंदिर गिरा दो, जबान फिसल गई तो कहते हैं काफिरों का गला काट दो, जबान फिसल गई तो कहते हैं कि हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए। जबान फिसलती है इस तरह। और प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ है। मैं पूछना चाहती हूं, ये मसला जबान फिसलने का है या ये मसला सिर्फ और सिर्फ हेट का है? यानी कि आप हिंदुओं से इतनी नफरत करें और इतनी नफरत फैलाएं कि बस नफरत ही रह जाए इस पूरे मुल्क में। ये है पूरी जो जानकारी है जाकिर नायक की, इनका जो तारुफ है।
देखिए, आप इस सवाल को गलत आदमी से पूछ रही हैं। ये माजिद हादरी जो है, ये अपनी जबान को रोज जानबूझ के फिसलाते हैं आतंकियों का समर्थन करने के लिए, और जो आतंकवाद के समर्थक है, तो इनको तो जो भी आतंकी बात होगी उस पर फिसलना कहेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जाकिर नाइक जैसों का हौसला क्यों बढ़ता है? उनका हौसला इसलिए बढ़ता है कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जैसे उनको अपना गुरु मानते हैं और उनको डिफेंड करते हैं। अब मैं आऊं तीसरी बात के ऊपर। मैं इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूं कि जब जाकिर नाइक वहां पे पहुंचा और हमारे वाइस प्रेसिडेंट वहां मौजूद थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट को वहां के प्रोग्राम का बायकॉट करना चाहिए था। हमारी एम्बेसी को, कतार को एकदम प्रोटेस्ट देनी चाहिए थी, और यहां तक जाना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, जब हमने जीरो पॉलिसी ले रखी है टेररिज्म के खिलाफ, कि जो भी कंट्री इस तरीके के टेररिस्ट को बुला करके इंटरनेशनल फंक्शन में इस तरीके से प्रचार कराएगी, हम उस कंट्री से कोई संबंध नहीं रखेंगे। हमको क्या लेना देना है कतार से? और अगर जब तक हम ये स्टैंड नहीं लेंगे, इसलिए, और मुझे उम्मीद है कि भारत की सरकार ये स्टैंड लेगी। हो सकता है लेने में 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 1 दिन लगे, क्योंकि जो हमारे विदेश मंत्री हैं, जब वो अमेरिका के मुंह पे चाटा लगा सकते हैं जाके अमेरिका की धरती पे, तो हमें कोटार से और जाकिर नाइक से डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल लेकर के। मुद्दा है आज प्रिंसिपल्स का, मुद्दा है आज बुनियादी बातों का। मुद्दा इस बात का है कि किसी की जबान फिसलने से क्या लोग ये कहते हैं कि भाई जो भी काफिर हो उसका गला काट दिया जाए? और मैं पूछना चाहती हूं आपसे तौसीफ खान, क्या ये जबान फिसलती है तो लोग ये कहते हैं, या लोगों की सोच इस तरह की होती है, नफरत भरी होती है, तब ये कहा जाता है कि हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए? और ये बांग्लादेश ने देखा है, श्रीलंका ने देखा है, और कितने देशों में जाकिर नाइक को बैन किया गया, उसमें यूके है, यूएस है, कनाडा है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। और आज हमारे देश के लोग जो कतार के साथ खड़े हुए थे जब कुछ ही दिन पहले ये पूरा मसला उठा था, आज इतने चुप क्यों? दर्द सिर्फ एक धर्म के लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं? नहीं, देखिए, ये धर्म का मामला नहीं है नाविका जी, आप इसे धर्म का एंगल दे रहे हैं, आपकी मजबूरी है, मैं समझता हूँ। ये देश का मामला है, क्योंकि आज फीफा के प्रोग्राम में देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाइस के प्रेसिडेंट, जो कि ढोल बजा रहे थे, जैसा अभी हमें पूनावाला भाई ने बताया, तहसीन भाई ने बताया। तो चाहिए ये था, जो अभी प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे, कि अगर इंटीमेशन गवर्नमेंट को मिला, भारत सरकार को, कि जाकिर नाइक को वहां पे इनवाइट किया गया, और जब भारत सरकार ये समझती है कि जाकिर नाइक जो है वो हेट स्पीच फैलाते हैं, वो इंडिया में वांटेड है, तो इस भारत सरकार को ये कदम उठाना चाहिए था कि वो इस फीफा प्रोग्राम का बॉयकॉट करते, डिमांड करते। अपनी जय अवस्थी जी, मैं डिबेट खोल रही हूँ। अपनी जय अवस्थी जी, ये इनके डबल स्टैंडर्ड नहीं है? जब भारत सरकार ने नुपुर शर्मा को निकाल दिया था, पार्टी से सस्पेंड कर दिया था, तब ये भारत सरकार को बीजेपी ने निकाल दिया जब नुपुर को अपनी पार्टी से, तो उसके बाद इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमारे देश में ठीक फैसले लिए जा रहे हैं? तब तो इन्होंने नहीं कहा कि ये सब ठीक ही करेंगे। आज ये सवाल इसके पीछे क्यों छुप रहे हैं? नाविका जी, इससे भी बड़ी बात है, आज ये जो लोग तौसीफ खान और माजिद हैदरी और तहसीन पूनावाला यहाँ बैठ करके जो कह रहे हैं ना, इनका कोई बड़ा नेता भी अगर कोई ऐसी बात कह देगा, वो उनका व्यक्तिगत बयान हो जाएगा। मैं कहता हूं कि अभी शीतकालीन अधिवेशन शुरू होने वाला है, आप रोकिए संसद की कार्यवाही की ऐसे आतंकवादी की उपस्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति वहां क्यों थे? किस पार्टी में ये हिम्मत है कि वो ये आज मांग रखे? सार्वजनिक रूप से पार्टी की तरफ से मांग आनी चाहिए, पार्टी की तरफ से मांग आ जाए। तौसीफ खान, टीएमसी डिमांड करेगी। तौसीफ खान, बात सुन लो ना, बात सुन लो। ये हिपोक्रेसी जो है ना, अभी खुल जाएगी आपकी, क्योंकि आपकी पार्टी इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोलेगी, एक शब्द संसद में एक प्रश्न तक नहीं उठाएगी, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको जाकिर नाइक को जवाब देना है।
इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, यहां बैठ करके आज आपका, अरे 56 इंच का सीना तो आपका तो 128 इंच का है ना, क्यों नहीं फोन तो कर आपका देते? तो 128 इंच का है ना, आप करिए ना। टीएमसी क्यों नहीं करती? टीएमसी फोन कर देते। अच्छा, टीएमसी डिमांड करेगी, टीएमसी डिमांड, आप एक बात बताइए, क्यों नहीं आप इस बात देते कि भाई अच्छा डिमांड ना करिए, मैं कह रहा हूं टीएमसी डिमांड ना करे, टीएमसी इस बात के लिए भारत सरकार की आलोचना करे, भारत सरकार टीएमसी, सुन तो लीजिए ना एक बार, मैं कह रहा हूं भारत की ये तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं भारत सरकार की इस बात के लिए आलोचना करें कि वहां पर जाकिर नाइक जैसा एक आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाला व्यक्ति उपस्थित था, वहां पर भारत के उपराष्ट्रपति के क्या कांग्रेस पार्टी में दम है कि आज पार्लियामेंट में जिस तरह अवनीजेश अवस्थी जी कह रहे हैं वो पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठा लें? स्पष्ट उत्तर सुनिए नाविका जी, यहां वहां की बात नहीं करूंगा। अवस्थी जी आप भी सुन लीजिए। नाविका जी आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा ना, चिप्स का जो पैकेट आता है, जब वो चिप्स का पैकेट आप खोलते सारा हवा धूस हो जाता है, वही भारत सरकार की आज हालत है। वो इतना हम चीड़ देंगे और हवा ठूस। अरे कतार ने नुपुर शर्मा के भारत सरकार को एक लेटर दिया, भारत सरकार ने जाके अपोलोजाइज की। अगर तौसीफ खान और तहसीन पूनावाला को यहां पर अपोलोजाइज करना पड़ेगा, मुद्दा उठाना पड़ेगा, तो आप सरकार में काहे कीजिए रिजाइन। और ये तहसीन पूनावाला चैलेंज देता है जाकिर नाइक को खींच कर लाएगा कतार से, अगर मैं सरकार में होता। नहीं हूं सरकार में, आप सरकार में, जवाबदारी आपकी है। आप अगर खींच कर लाते तो कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन में 50 लाख का डोनेशन क्यों लिया? क्यों शांति दूत? क्यों शांति दूत? आपको नहीं, मैं देती हूं आपको। अजीब हिपोक्रेसी है तारिक फतेह साहब। मैं आपको जाकिर नाइक का एक और पुराना बयान सुनवाना चाहती हूं। एक आदमी जो कुछ समय पहले तक फुटबॉल को हराम मानता था, उसे आज फुटबॉल के मंच पे धर्म का प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। सुनिए ये बयान जो जाकिर नाइक ने दिया था, सुनिए। That is the reason he gives the fatwa. For these reasons, he says football as a profession is haram. I do agree with a great extent to Sheikh Mohammed ibn Ibrahim, but not totally. What he's talking about football as a profession is on the very high level. I agree with him to a great extent on the high level professionalism if you become a world class football player. If you're playing for the World Cup or for the Euro Cup or that level, you know, the top level, the top 4-5 football, on that level, he is correct to a great extent. तारिक फतेह साहब अब ये कह रहे हैं प्रोफेशनल फुटबॉल तो हराम है, लेकिन जा रहे हैं वहां प्लेटफॉर्म पे जहां फुटबॉल हो रहा है। और दूसरी बात, आपने कभी सुना इंटरनेशनल गेम्स में जो विश्व लेवल पर होते हैं, वर्ल्ड कप होता है, तमाम चीजें, वहां कहीं वेटिकन से पोप आ रहे हैं जी, वो प्रचार करेंगे अपने धर्म का, या कोई हिंदू धर्म गुरु जा रहा है या कोई बुद्धिस्ट धर्म गुरु जा रहा है, इस तरह का आपने कभी सुना है? तो ये जाकिर नाइक के लिए ये प्लेटफॉर्म क्यों? जाकिर नाइक सिर्फ नहीं है, कतर शामिल है इसके अंदर। ये पूरा रैकेट जो है इसमें इतनी करप्शन है कि इसको इस्लाम के नाम पे आप रिश्वतें दे रहे हैं, लोगों को एक्सपेल कर रहे हैं, पीपल्स हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री। और कैसे कैसे कानून बनाए उन्होंने कि कौन क्या कह सकता है उस मुल्क के अंदर, वो आईना दिखा रहे हैं कि अगर ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान टाइप की जो इस्लामी रियासतें बनी तो ये है वो कि आपने 1920s में फतवे लगवाए थे कैलकाटा मोहम्मडन्स पे कि इनकी निकरें क्योंकि लंबी नहीं है इसीलिए फुटबॉल हराम है। ये तारीख पढ़ लें, तो यहाँ बहुत बड़े डिफेंडर बैठे हुए इस वक्त, माजिद हैदरी। हाँ, ये हराम था क्रिकेट, जिस तरह आज ये लाउड स्पीकर को हलाल कर दिया 1936 के अंदर। इन्होंने हराम कहा था कि लाउड स्पीकर शैतान की आवाज है। दिन दिन नाविका साहिबा 1880 में टेंडल बिस्को ने किताब लिखी, 1880 में सर टेंडल बिस्को ने किताब लिखी और उसमें कहा कि तब जो हमारे हिंदू भाई थे वो फुटबॉल खेलने को तैयार नहीं थे क्योंकि उसे फुटबॉल खेलना पाप मानते थे, क्योंकि फुटबॉल लेदर की बनी थी और हमारे उस टाइम हिंदू भाई फुटबॉल नहीं खेलना। तो इससे धर्म को इसमें नहीं, मैं से बात नहीं होगी, हम बात मुद्दे की करेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को यहाँ विक्टिम कैसे बनाया गया। झूठ बोल के बातों को लपेट रहे हैं। यू आर यूजिंग लाइज टू जस्टिफाई द ट्रूथ।
ये वर्ड हिंदू नहीं, आई एम नॉट यूजिंग लाइज, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। हम इस विषय पर बात करें कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब विक्टिम कैसे बने। हिंदू अरे बात तो शुरू हुई ढाका में आतंकी हमले से, और एक आतंकी जो थे वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के फैन थे, और दूसरा आतंकी जो था वहां पे वो कौन था, विबरास इस्लाम, वो श्रद्धा कपूर का फैन था। तो श्रद्धा कपूर के खिलाफ तो कोई केस नहीं आज तक हुआ। जाकिर नाइक के फैन है क्या? जाकिर नाइक पे बात करें ना आप लोग। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की आपको बात कह रहा हूँ। उन बेचारों को ढाका के उस आतंकी हमले के टाइम पे फंसा दिया गया। क्या मामला था? एक आतंकी का फैन था, दूसरा आतंकी श्रद्धा कपूर का फैन था। आप लोग ऐसी खिलाफ कौन सा केस हुआ? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के खिलाफ हुआ। भाजपा की सरकार थोड़ी किसी को कहा कि आप जाकर इसको मारो उसको मारो। जाकिर नाइक कहता है कि जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते उनको मारना चाहिए। ये क्या तुलना कर रहे हो? देखिए तो वो तो दिग्विजय सिंह भी उनको फॉलो करते हैं। कांग्रेस पार्टी ओसामा जी कहती है। मैं पूछना चाहती हूं, ओसामा जी रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा था, और जाकिर नाइक के साथ श्री जी भी गए थे, लेकिन इसका मतलब ही नहीं। आप कभी कभी आप गलती करते हो, गलती हो गई। मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने गलती की, लेकिन 2014 से तो मोदी जी 56 इंच की चलिए गलती की अगर कांग्रेस पार्टी ने, तहसीन पूनावाला अगर कांग्रेस पार्टी ने गलती की, मेरा सवाल आपसे बहुत लिमिटेड है और ये शायद आज पब्लिक भी पूछ रही है। मेरठ से उमेश सक्सेना का सवाल है। तहसीन आज कह रहे हैं कि जाकिर आतंकी है, लेकिन जाकिर को सम्मान देने वाले दिग्विजय पर एक्शन क्यों नहीं कभी हुआ? और आज अगर कतर ने जाकिर को वहां बुलाया है, जाकिर नाइक को क्या के उपदेश दें, इस्लाम पढ़ाएं, तो आप चुप क्यों बैठे हैं? क्यों आपका ट्विटर नहीं चलता? क्यों नहीं आप उठाते वही नारे जो आप हर बार उठाते थे जब किसी और धर्म के बारे में कुछ कहा जाता है? क्योंकि मुझे तहसीन पुनालो कतार से कोई लेना देना नहीं है। भारत की सरकार डरती है कतार से। नुपुर शर्मा पे कतार ने एक लेटर क्या जारी नहीं किया? भारत की सरकार ने जाके माफी मांगा। क्या जरूरत थी माफी मांगने के लिए? नुपुर गलत थी, देयर वाज नो डाउट अबाउट इट। वो हम हमारा इंडियन लीगली देखते हैं। भारत सरकार जाके आउट ऑफ द वे माफी मांग रही, कतार से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। कोई मतलब बनता है? ये भारत की सरकार से प्रश्न पूछो। मैं दोबारा से कहता हूं, अगर मैं सरकार में होता कोई माफी नहीं मांगी थी। मैं फैक्ट चेक करा रही हूं। इतना बड़ा उन्होंने मैंने मुझे जहां तक पता है उन्होंने एक्शन लेने की बात कही थी और अब माफी नहीं मांगी थी। पर आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में हैं। आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में हैं। कपिल कुमार साहब, मेरा सवाल इतना सा है कि आज ये सरकार को पाठ पढ़ा रहे थे, तब कतार की बोली हुई बातों के पीछे पीछे भाग रहे थे, और फैक्ट चेकर्स ने सोशल मीडिया और पूरे देश में सर तन से जुदा वाले इतने स्लोगन्स दिलवाए थे। आज ये चुप क्यों है? क्या ये सवाल जायज नहीं? मैं दो बात कहूंगा। जिस दिन टर्की भारत के विरोध में स्टेटमेंट देता है पाकिस्तान के फेवर में, अगले दिन टर्की में कांग्रेस का इंटरनेशनल ऑफिस खोला जाता है। एक दूसरी चीज, एक तरफ ये कहते हैं कि धर्म, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, और जितने आतंकी इस्लाम का नारा लगा करके आतंकवाद फैलाते हैं उनको ये क्रिटिसाइज नहीं करते। मैं टर्की पे कुछ कहना चाहता हूं। जो आपने सवाल इनसे पूछा कि दिग्विजय सिंह को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, पहले अपने घर तो देखिए आपके घर के अंदर क्या हो रहा है। ये उस पार्टी से है जिस पार्टी के केंद्र में मंत्री रहे व्यक्ति पाकिस्तान जाके कहते हैं कि भारत के प्रजातंत्र में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाने में हमारी मदद करो। तो किस मुंह से तहसीन पूनावाला यहां पे बैठे हुए हैं? प्रोफेसर साहब, उस पार्टी से है जिस पार्टी ने चीन के साथ में सीक्रेट समझौता कर रखा है। अरे क्यों नहीं पब्लिक को बताते हैं कि समझौता क्या है तुम्हारा? बिल्कुल। फैक्ट चेक, लाई डिटेक्टर टेस्ट। अरे आप झूठ प्रसार करते हैं यहाँ पर, और फिर कहते हैं कि हम आपका लाई डिटेक्टर टेस्ट ना करें। भारत की सरकार ने कभी भी माफी नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा था, द इंडियन एम्बेसी इन कतार ने स्टेटमेंट दिया था और कहा था जो ये ऑफेंसिव ट्वीट्स by individuals in India do not in any manner reflect the views of the government of India. These are the views of fringe elements. तो माफी नहीं मांगी थी। वो लड़की फ्रिंज थी, स्पोक्सपर्सन थी पार्टी की,
फ्रिंज थी, तो और काय को कतार को जवाब देना, और कतार को काय आपको जवाब देना, कतार को हमें जवाब देने को, और मैं तुर्की पे भी उत्तर दे देता हूं, और मैं तुर्की पे उत्तर दे देता हूं। प्रोफेसर साहब, आपकी जानकारी के लिए, भारत अभी सिक्योरिटी काउंसिल, मोदी जी, मैं पहले 10 सेकंड कह लूं। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, और जो भी स्टेटमेंट हुआ वो बीजेपी के प्रवक्ता से हुआ, और बाद में पार्टी ने भी उस पर एक्शन लिया। तो ये बात, इस बात पर तो आपने आसमान सिर पर उठाया हुआ था। आज चुप, आज आपकी जबान पे कोई बिल्कुल नहीं। आज भी मैं कह रहा हूं, उस वक्त भी कहा था जब नुपुर वाला मामला हुआ था कि मोदी जी की सरकार डर रही है। मैं 10 सेकंड लूंगा अवस्थी जी, 10 सेकंड लूंगा। दो चीज मैं कहना चाहता हूं। नुपुर के मामले पर कतार आपको कुछ कहता है, आपको क्या क्लैरिफिकेशन देना है? कतार अफगानिस्तान पाकिस्तान को भारत क्लैरिफिकेशन देना, काय देना क्लैरिफिकेशन? दूसरी चीज आपको बता दूं, टर्की की बात बार बार कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। भारत सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा है, टर्की ने वोट किया, भारत ने ऑफिशियली जाके टर्की से वोट मांगा। काय गए मोदी सरकार? क्यों जाना था टर्की के पास? यही टर्की है ना जिसने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। प्लीज, वीट एक्सपोर्ट करता है आप टर्की को, आप प्लीज, तारिक फतेह साहब, आपका नेहरू नहीं बैठ पाया जिंदगी भर, आपको तो तकलीफ जी है। मेरा नेहरू देश का पहला प्रधानमंत्री था, देश को आगे ले गया। आज जिस देश जिस स्तर पे है वो नेहरू की बदौलत है। नेहरू को हमें शुक्रिया और नेहरू का अदा करना चाहिए। आपको नेहरू के लिए रिस्पेक्ट नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है। मैं नेहरू को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। प्रधानमंत्री था और माउंटबेटन का गुलाम था और लेडी एडविना का गुलाम था। आपकी जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए प्रोफेसर साहब, आपको सूट नहीं करता किसी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे भारत बोलना। का गवर्नर जनरल बना दिया था, वो भी किंग के नाम पे शपथ दिलवा करके। मुझ पे इतिहास में, अरे तो डोमिनियन में किसके नाम पे ले? कॉन्स्टिट्यूशन बना था क्या? वो तो 50 में है ना। कुछ भी आप बोलते हैं। प्रोफेसर व्हाट्सएप के हो क्या? आप व्हाट्सएप के प्रोफेसर हो क्या? आपसे जवाब नहीं देता बनेगा। 47 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था क्या? कॉन्स्टिट्यूशन 50, क्या बात कर रहे हो आप प्रोफेसर? आप थोड़ा सा काम डाउन करके सोचिए क्या बोल रहे हो। उस समय एक और शख्स थे, मई के महीने में जो बहुत ही अपसेट थे और क्या क्या नहीं कह रहे थे राइट विंग यानी हिंदुत्व वाले एजेंडा के ऊपर। सुनिए आज ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं जाकिर नाइक के बारे में। एक बात और सामने निकल कर आ रही कि जाकिर नाइक जो कि भारत के भगोड़े हैं, उनको फीफा वर्ल्ड कप में बुलाया जा रहा है, उनको सम्मान देने की बात कही जा रही है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी तो खामोश है, दिग्विजय सिंह तो बड़ा सम्मान देते थे उनको। आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट साहब दोहा कतर में है ना, उनको ये चाहिए कि सबसे पहले भारत के 8 नेवी के ऑफिसर्स जेल में पड़े हैं, उनको लेकर आइए पहले। आप छोड़िए इनको, ये हमारे भारत की नेवी में सर्विस में काम करे, जेल हैं, उनको लेकर आइए। उनके परिवार परेशान है, रो रहे हैं और मोदी सरकार उन पे बात ही नहीं करती है। अब जब वाइस प्रेसिडेंट गए हैं तो फुटबॉल मैच देखें जरूर, मगर वो जो 8 लोग जेल में हैं जिनकी फैमिली फुटबॉल बन चुकी है, उनको लेकर आए उन 8 लोगों को। हमको यही कहना है इस सवाल के जवाब में, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं और उन वहां जेल में पड़े हैं दोहा में। तो हमारी सरकार से डिमांड है कि उनको वापस लाया जाए जल्द से जल्द, ताकि वो अपने परिवार से मिलकर बैठे बात कर सके, उनको सुकून मिल सके। अवनीजेश अवस्थी जी, छोड़िए जाकिर नाइक को, बात करिए नेवी वालों की। ये कह रहे हैं ओवैसी जी, उन्हें कोई लेना देना, ओवैसी जी की प्रोटेक्शन पूरी रहनी चाहिए, उनके बारे में कुछ नहीं निकलेगा, बाकियों के बारे में जरूर। सच नाविका जी, सच ये बिल्कुल आपने दिखा दिया। मैं तहसीन पूनावाला से एक बात पूछना चाहता हूं। आपने कहा सरकार डरपोक है। अरे जो भागता है डरपोक वो होता है या जो रहता है वो होता है? डर करके भागा जो व्यक्ति, उसको आप बहुत वीर बता रहे हैं, उसको आप महान पराक्रमी बता रहे हैं। और एक पब्लिक डोमेन में है एक जाकिर नाइक का इंटरव्यू, मुझे ठीक से याद नहीं क्योंकि मैं दोनों मैगजीन पढ़ता था, वीक और आउटलुक। उसमें 2019 के इलेक्शन से पहले जाकिर नाइक का एक डिटेल इंटरव्यू है, भी गूगल पे जाके देख लेंगे। उसने कहा जब तक देश में बीजेपी की सरकार है मैं वापस नहीं आऊंगा, जिस दिन बीजेपी की सरकार नहीं है उस दिन मैं वापस आ जाऊंगा। ये पब्लिक डोमेन में है। सर मैं आपको एक चैलेंज देता हूं लाइव टीवी पे। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। सुनिए मैं आपको चैलेंज देता हूं,
सुनिए, टाइम्स नाउ का और टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको रिपोर्ट बता रहा हूं। जाकिर नाइक, मैं उसको नहीं मानता, आप उसके शब्दों को गंभीरता से लेते। जाकिर नाइक ने कहा कि मोदी जी और अमित शाह जी ने मुझे न्योता दिया है भारत आने के लिए और आर्टिकल 370 पे उनको सपोर्ट करने के। आप जाकिर नाइक को सीरियसली लेते हो? आप जाकिर नाइक को सपोर्ट करते हो? द वीक का इंटरव्यू 11 मई का कोट कर रहे हैं आप, कहां से कोट कर रहे हैं पहले बता दीजिए। नहीं बताइए, आप अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गूगल यूनिवर्सिटी, लेकिन तब तक मैं एक और सवाल उठाती हूं पब्लिक का। भदोही उत्तर प्रदेश से संजय मिश्रा का सवाल है, कांग्रेस सरकार रहते क्या कोई ऐसी योजना थी जिसके तहत राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा देकर शांति दूत का खिताब पाया जाता था? जवाब देंगे? जवाब देंगे? मैं आपको ये बता रहा हूं। नहीं पहले आप बताइए, चंदा देकर चंदा देकर कोई शांति दूत बन सकता था? बिल्कुल नहीं। और उसका तो फिर दिग्विजय सिंह ने कैसे शांति दूत बना? बता रहा हूं उसे तो श्री रविशंकर जी भी गए 2012 में। कौन पता था इस तरह का इंसान है? 2012 में गए ना, नहीं पता था ना। अब पता चला ना कि इस तरह का इंसान है, ले आओ ना उसे वापस। 2012 तक इनको पता ही नहीं था तारिक फतेह साहब, तब तक इनको पता ही नहीं था जाकिर नाइक पढ़ा क्या रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं और किस तरह की स्पीचेस दे रहे हैं। ये जो काफिर हैं ये इनको 2012 के बाद दिखने लगे, या ये जो मुसलमान, हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए था, आतंकी होना चाहिए था, ये सब इनको 2012 के बाद पता चला, पहले नहीं पता था। पहले ये कह रहे थे कि भारत के हर कोने में इनको और इनकी बातों को हमें फैलाना चाहिए। तारिक फतेह, आप मानते हैं इस बात को? देखिए, मैं ये झूठ के कारोबार में जो मुसलमानों ने ईद जैसे मिलते हैं वैसे एम्ब्रेस किया है और अपने ही सामने गड़ा खोद रहे हैं, क्योंकि ट्रूथ इज वन थिंग दैट डज नॉट कम आउट इन एनी ऑफ दिस। अभी बात कर रहे थे नेहरू जी की, आपने भेड़ियों के हवाले करके गए खान अब्दुल गफ्फार खान को। आज तक हम नहीं आपको माफ करेंगे कि आप अपनी कांग्रेस की हुकूमत छोड़ के चले गए। खान ने कहा हमें भेड़ियों के हवाले करके जा रहे हो। आपने कहा क्या फर्क पड़ता है, हमारे यूपी बिहार में उर्दू चलेगी, बस हम तो मजे करेंगे, बाकी जाए भाड़ में। और आपने 2-3 लाख आदमी मरवा दिए प्रधानमंत्री जी के 47 में 10 लाख। सॉरी, एक सेकंड, नेहरू जी ने 3 लाख आदमी कब मरा है फतेह साहब? प्लीज मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस वक्त के इतिहास को पढ़ रहा हूं। कब मरा है नेहरू जी ने 3 लाख आदमी को? प्लीज आप अगर कितने लोग मरे तो नेहरू जी ने मरवाए। पार्टीशन में कितने लोग मरे? नेहरू जी एंड गांधी वर द लास्ट एक्सेप्ट पार्टीशन। क्या कर रहे हैं फतेह साहब? आपको मैं इतना रिस्पेक्ट कर रहा हूं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर कर रहे हो, ठीक है, आप कर रहे हो। को किसने बिट्रे किया? आप बताइए, किसने किसको बहुत बड़े मुसलमान बन रहे ना। गफ्फार खान को किसने बिट्रे किया? किसने बिट्रे किया? कब बिट्रे हुए गफ्फार खान? कौन सा अब हिस्ट्री निकाल रहे फतेह साहब? क्या डिवीजन हुआ? डिवीजन में डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, डोमिनियन ऑफ इंडिया हुआ, डिवीजन हुआ कि इंडिया का चल रहा था। नहीं, आप चलिए, आप इंडिया की डिवीजन की बात नहीं, आप कह रहे हैं 2012 से पहले किसी को पता ही नहीं था कि जाकिर नाइक चीज क्या है। कपिल कुमार जी, आप इन्हें बताएंगे कि 2010 में यूके ने बैन कर दिया था जाकिर नाइक को, इन्हें पता ही नहीं चला। ये तो बहुत हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये तो इतिहास के बड़े स्टूडेंट हैं, इन्हें बता दें। ऐसा है, ये मेरे को व्हाट्सएप प्रोफेसर बता रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहा हूं। और मुझे एक बात बताइए, इनकी मानसिक जो दास्ता है आतंकियों के प्रति और परिवार के प्रति, यहीं से साबित होती है कि ये प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के सामने एक आतंकी के स्टेटमेंट को कोट कर रहे हैं कि जी उन्होंने हमें दावत दी 370 से वोट करने के लिए। यहीं से पता चल जाता है कि ये पारिवारिक दासों की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, चैलेंज करता हूं, एक दिन 1-to-1 इनसे डिबेट रखवा लीजिए 47 से लेके और अब तक हिस्ट्री के ऊपर सबूत के साथ आऊंगा। मैम डन। ये व्हाट्सएप प्रोफेसर कहने से बात नहीं चलेगी। मेरे सबूत को जनाब, बिल्कुल व्हाट्सएप ले आना, बिल्कुल इतिहास पर डिबेट हो जाएगी प्रोफेसर कपिल कुमार की और तहसीन पूनावाला की। लेकिन माजिद हैदरी, जाकिर नाइक पर तो आपके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकलता। मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी बहनें मारी जा रही हैं ईरान पर, क्यों निकलेगा भाई? इस पर कुछ कहना कहेंगे कि इस्लाम पर्दे के नाम पर लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को
मारना नहीं सिखा था। कम से कम ये तो कह सकते हैं कि ईरान में जो हो रहा है वो गलत है। नाविका साहिबा, सबसे पहले तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ कोई आतंक का आरोप नहीं, और जिन आतंकियों ने हमारे देश के उप प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को जिनकी हत्या की, उन आतंकियों को भाजपा की सरकार में छोड़ा गया। तो आतंकी होने में और सरकार चलाने में क्या फर्क है, वो भाजपा की सरकार ने दिखा दिया। और सरकार ने उस पर रिव्यू पिटीशन डाल दिया है। ना आपको न्यूज की खबर है, ना धर्म की खबर है। रिव्यू पिटीशन कुछ नहीं करता, रिव्यू पिटीशन कुछ नहीं करता। इस सरकार में बलात्कारियों को छोड़ा गया, बांग्लादेश और छोड़ा गया, बांग्लादेश और श्रीलंका में जो हुआ था वो आतंकवाद नहीं है, वो आतंकवाद नहीं है क्या? और बांग्लादेश ने भारत को भी अप्रोच किया था कि जाकिर नाइक पर एक्शन लो, तो आतंकवाद आप अभी नहीं मानेंगे? आपके लिए ऐसी सरकार है हमारी। आप बड़ा ईरान पहुंच गई। चलिए, कमाल है। ईरान की महिलाएं ना मुसलमान हैं, ना आपकी बहनें हैं, माताएं हैं। उनके मरने पर आपके आंखों में एक बूंद आंसू भी नहीं आ सकता, आपके मुंह से लफ्ज भी नहीं निकल सकता। आपको तो यासीन मलिक भी आतंकवादी नहीं था, जाकिर नाइक भी। बोलिए, यासीन मलिक आतंकवादी था, बुरहान वानी आतंकवादी था, बोलिए। देखिए, पहली चीज ईरान का कानून है, जो कुछ वहाँ हो रहा है वो अमेरिका और इजराइल के कहने पर ड्रामेबाजी हो रही है, उसको आप प्लीज हवा न दीजिए। हवा ना दीजिए। और आप किस चीज को हवा दे रहे थे? मई जून के महीने में आप किसको हवा दे रहे थे? आप अपनी हिपोक्रेसी लेकर सामने आ जाएं, आप अपना दोहरा मापदंड लेकर सामने आ जाए, आपको कोई कुछ ना कहे, लेकिन आप हेट स्पीच पर भी दोहरा मापदंड रखते हैं, आतंकवाद पर भी दोहरा मापदंड रखते हैं। कमाल करते हैं माजिद भाई, कहूं तो क्या कहूं। भाई हैं आप, भारत देश में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं उसी को खोखला करने पर आप तुले हुए हैं। माजिद हैदरी साहब, अपने गरिबा में जाकर कभी देखिएगा, समय मिले तो देखिएगा, शायद नजरें आत्मा से नजर ना मिला पाएंगी। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आज यही है मेरा नजरिया। ऐसी थ्योरी देने वाले बार बार अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद के चक्कर में बेनकाब हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जाकिर नाइक को कतर में मंच देने की बात भी ऐसी ही है। जब लिबरल इकोसिस्टम का सच सामने आ रहा है, लेकिन यह सच ना सिर्फ किसी एक देश पर बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नासूर जैसा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि आतंकवाद को किसी भी रूप में समर्थन नहीं दिया जा सकता, और जाकिर नाइक जैसों को दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर मौका मिलना आतंकवाद को समर्थन मिलना है। आज जरूरत है कि सरकार, राजनीति और समाज हर एक स्तर पर आतंकवाद को मिल रहे समर्थन के खिलाफ मुहिम चलाए। और मैं लिबरल इकोसिस्टम जो भारत करता है उसे बस ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आतंकवाद है, ये किसी का एड्रेस नहीं पूछता, ये किसी का धर्म नहीं पूछता। जब गोली चलती है, जब बम चलते हैं, जब आतंकी जो है वो आतंकवाद करते हैं, तो किसी का पता नहीं चलता कि ये किसके घर से क्या लेकर जाएगा। कभी आपके परिवार वालों के, आपके चाहने वालों के, या मेरे, पता नहीं चलता। इसलिए आतंक से कम आपको किनारा करना चाहिए, और कम से कम इस एक मुद्दे पर पूरे विश्व को साझा एक सोच रखनी चाहिए। आज सवाल पब्लिक का पर बस इतना ही लेती हूं आपसे इजाजत।